कुमार बेग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SKV क्लासेज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी का एग्जाम निकट है, उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग श्रेणी क्रम में देखेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे बिहार के इतिहास को भी पढ़ेंगे, भूगोल को भी पढ़ेंगे, राजनीतिक व्यवस्था को भी पढ़ेंगे, साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी पढ़ेंगे। और यदि आप लोग अभी तक सिलेबस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए, ताकि आपको सिलेबस के माध्यम से पढ़ने का एक सही अप्रोच पता हो सके कि किस अकॉर्डिंग से यदि हम पढ़े कि आसानी से एग्जाम को क्रैक कर पाए। अर्थात जो 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 28-30 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बिहार से रिलेटेड, वो क्वेश्चन तो बिल्कुल भी ना छूटे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिहार के इतिहास को जानेंगे। जिस प्रकार से भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्ययुगीन इतिहास और आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम, उसी प्रकार से बिहार के इतिहास को भी बांटा गया है 3 भागों में। एक प्राचीन इतिहास बिहार का और मध्ययुगीन बिहार, और एक आधुनिक बिहार एवं स्वतंत्रता सेनानी एवं संग्राम। ये भी उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से भारत। ऐसा कहा जाता है कि बिहार का इतिहास कहीं न कहीं भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब बिहार के इतिहास को हम जानने से पहले जो आज हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन बिहार का पहला पार्ट। इसमें 5 से 6 वीडियोस आएंगे आपके प्राचीन बिहार को लेके। छोटे छोटे कंटेंट के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो। तो प्राचीन इतिहास को समझने से पहले हम लोग प्राचीन बिहार के कुछ साक्ष्यों को हम लोग जान जाते हैं। क्योंकि यदि हम प्राचीन बिहार को पढ़ रहे हैं तो बिहार को जानने से पहले उसको स्रोत को जानना होगा कि बिहार क्या है। तो सबसे पहले यदि हम बिहार बताएं तो बिहार को एक स्थल के रूप में रहा है। तो बौद्ध भिक्षु वगैरह रहते थे, बौद्ध भिक्षु के रहने के स्थान को ही बिहार कहा गया और उसके निवासी स्थान को बिहार भी कहा जाने लगा। तो ये हमारा एक बिहार का एक छोटा सा टर्म था जिसके बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग जानेंगे कि बिहार का स्रोत क्या था, अर्थात बिहार किन किन माध्यमों से जाना जाने लगा। तो ये प्रमुख रूप से यदि बताया जाए तो बिहार के 3 प्रमुख स्रोत रहे हैं, जिससे हम बिहार के विशेष तथ्यों के बारे में जान सकते हैं, बिहार के बारे में जान सकते हैं, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में तथा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जान सकते हैं। बिहार के इतिहास को समझने के लिए, बिहार के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। उसके स्रोत को, एक स्रोत जो होगा हमारा वो होगा साहित्यिक स्रोत, अर्थात पुस्तक के माध्यम से जो भी हम लोग प्राप्त करते हैं। लेकिन साहित्य स्रोत में भी 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, एक तो धार्मिक स्रोत होते हैं, एक जो लौकिक स्रोत होते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत भी हम लोग बात करें तो जो पुराण है हमारे, महाभारत है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सतपय ब्राह्मण है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है, सूत पिटक है, ये सब जो स्रोत है वो एक धार्मिक साहित्य के रूप में है। अर्थात इन सभी पुस्तकों में बिहार की चर्चा की गई है। दूसरा जो लौकिक साहित्य है, इसके अंतर्गत हम 3 पुस्तक बहुत ज्यादा चर्चा में रहती हैं, जो एक रूप में आते हैं विष्णुगुप्त के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र, और साथ ही साथ लामा तारानाथ जो कि बौद्ध धर्म के अच्छे इतिहासकार भी रह चुके हैं। और तीसरा यदि हम लोग बात करें इसी में तो रामचरित जो संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया, रामचरित जो कि संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया। साहित्यिक स्रोत में एक प्रमाण मिलता है बिहार के बारे में, जबकि लौकिक साहित्य में वहां रह के बिहार की व्यवस्था को, बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को रह के लिखते हैं तो हम उसे लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। अब दूसरा लेते हैं यात्रा वृत्तांत। अर्थात ये हुआ कि इस समय जब बिहार उद्भव हुआ था, बिहार का विकास हो रहा था, तो बिहार में बहुत से यूनानी, चीनी और तिब्बतियन बिहार आए थे। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग ले तो मेगास्थनीज यूनानी थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, उसके बारे में बिहार की चर्चा की गई है। जो बिहार की जो राजधानी पटना है उसके बारे में, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया गया। दूसरा यदि हम लोग तो हेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है CUK जिसके बारे में बिहार की चर्चा है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के पीरियड में जो आए थे फाहियान,
उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है फूको की, जिसके बारे में बिहार की चर्चा की गई। तो उनके द्वारा जो बिहार में रहने के बाद उनकी जो चर्चा की गई जिस पुस्तक में, उसके बारे से भी हम लोग बिहार के बारे में जान सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। ये पुरातात्विक साक्ष्य ये बोल सकते हैं हम लोग कि बिहार जिस समय निर्मित था उस समय जो यहाँ स्थल वगैरह थे, जो कलाकृतियां वगैरह थी, उसमें जिस प्रकार की कला का उपयोग किया गया था, उस कला में कहीं ना कहीं पुरातात्विक स्रोत का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिस उस कला को देख के उस समय के बिहार के इतिहास को जानने में मदद प्राप्त होती है। तो स्तंभ के रूप में भी हो सकता है, अभिलेख के भी रूप में हो सकता है, गुहा लेख के रूप में भी हो सकता है, या तो सिक्का, मूर्ति, इन सबों के माध्यम से बिहार की जानकारी प्रमुख रूप से मिलते हैं। अब देखिए, प्राचीन इतिहास का जस्ट उल्टा भी हम लोग, मतलब प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ही हम लोग बिहार के इतिहास को पढ़ेंगे। ये प्राचीन इतिहास का मतलब होता है कि भारतीय शासकों के द्वारा ही भारत पे शासन किया, उसी प्रकार से बिहार है। प्राचीन बिहार में क्या है, तो बिहार के शासकों के द्वारा ही बिहार पे शासन किया गया, उसे ही हम लोग प्राचीन बिहार के नाम से जानते हैं। प्राचीन बिहार को जानने से पहले हम बिहार को दो भागों में बांटते हैं। एक वैसा इतिहास जो न लिखा गया है न पढ़ा गया है, और कुछ ऐसा इतिहास जो लिखा गया पर पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बिहार के इतिहास को दो भागों में हम लोगों ने बांटा है, एक प्रागैतिक इतिहास काल और एक ऐतिहासिक काल। प्रागैतिक इतिहास के अंतर्गत मनुष्य के लिए कोई विवरण नहीं, अर्थात ना ही लिखित है, ना ही कोई लिखित प्रमाण है, ना ही कोई देखा जैसा विवरण है, लेकिन इतिहास है, कहीं न कहीं से उसका जानकारी प्राप्त हुआ है। ऐसे चीज में है उन्हीं लोगों का उल्लेख किया गया, जैसे मिट्टी बर्तन का उल्लेख किया गया है कि ऐसे समय में चूंकि मिट्टी बर्तन हुआ करता था, कुछ ना कुछ तो इतिहास रहा होगा, लेकिन उसका किसी प्रकार का स्रोत नहीं है। तो ये सब जो हम लोग लेंगे, जैसे चिरांद, मुंगेर, चेचर, ये सब जो क्षेत्र है, तो वो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही हम लोग रखते हैं, क्योंकि इस समय तो साक्ष्य तो मिले थे, परंतु किसी प्रकार का स्रोत नहीं था, ना ही कोई लिखावट था, ना ही किसी प्रकार का कोई साक्ष्य था कि देखें कि यह बताया जा सके कि हाँ इस सभ्यता का था, ये सब प्रमाण नहीं थे। दूसरा है ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल को हम लोग तीन भागों में बांटे हैं। तीन भाग में जो होगा हमारा, एक पाषाण काल है, दूसरा मध्य पाषाण काल है, और जबकि तीसरा नव पाषाण काल है। इसमें भी हम बात कर ले आपको पाषाण काल। तो पाषाण काल में पाए जाने वाले, पाषाण काल में जो स्थल पाए जाते थे उसको हम लोग पाषाण स्थल के नाम से जानते हैं, और मध्य पाषाण काल में जो स्थल पाए जाते थे उसे हम मध्य पाषाण स्थल के नाम से जानते हैं, जबकि जो नव पाषाण काल में जो अवशेष पाए गए थे, जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, उसे हम नव पाषाण स्थल कहते हैं। तो पाषाण काल के अंतर्गत जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो स्थल है मुंगेर, नालंदा, कैमूर की पहाड़ियां। ये सब जो है पाषाण काल में पाषाण स्थल के रूप में पाए गए हैं, मुंगेर, नालंदा और कैमूर की पहाड़ियां। यदि हम भारतीय इतिहास में पाषाण काल की चर्चा कर ले तो पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है, एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और ऐसा कहा जाता है कि 5 लाख से लेकर 10,000 तक के बीच का जो पीरियड हम लेते हैं वो हमारा पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है, जबकि मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर 4,000 के बीच बीसी का बात है, और नव पाषाण काल का भी हम लोग बात कर ले तो 4,000 से लेकर 1,000 तक के बीच का जो पीरियड होता है वो नव पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग लेते हैं। क्योंकि एक क्रम आपको मिल जाएगा, क्योंकि 1000 जब आ जाएगा तो फिर हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, उसमें ये देखेंगे 1500 से 1000 उत्तर वैदिक काल, फिर ऋग्वेद काल हम देखेंगे 1500 से 1000 के बीच में, फिर 1000 से लेकर 600 के बीच में हम लोग चलेंगे उत्तर वैदिक काल, जिसमें लोहा वगैरह का उद्गम हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में। बाकी हम लोग तो एक फिर विशेष चर्चा कर लेते हैं कि मध्य पाषाण काल में जो स्थल प्राप्त हुए हैं मुंगेर, नालंदा, नवादा एवं जमुई। और नव पाषाण काल की यदि हम लोग बात कर ले तो चिरांद जो कि वर्तमान में सारण के क्षेत्र में है, श्वेतपुर जो कि वैशाली के अंतर्गत आते हैं, सेनुआर जो कि रोहतास का पार्ट है, और मनेर जो है वो पटना का भाग है। देखिए पाषाण काल के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर देते हैं। देखिए पाषाण काल वैसी काल है जिसमें घुमंतु रूप में, अर्थात आदिवासी वगैरह जो होते हैं घूम घूम कर अपना भोजन करते थे, अर्थात वो
अस्थाई नहीं रह पाते थे। तो इसमें जो है वो अपने शिकार करने के लिए पत्थर का उपयोग करते थे, इसीलिए पाषाण काल को जो चकमकाता पत्थर का युग भी कहा जाता था। इस समय कोई खाद्य संग्राहक वगैरह नहीं था। दूसरा देखेंगे मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण को माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो क्यों? तो देखिए, चूंकि एक उस समय बड़े बड़े पत्थर का उपयोग किया जाता था। अब जैसे ही मध्य पाषाण काल में हम लोग आए तो छोटे पत्थर का उपयोग करने लगे। ये छोटे पत्थर के साथ साथ लकड़ी का यूज भी करने लगे, तो उसे हम लोग माइक्रो या मेसोलिथिक के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को कभी खत्म नहीं होने वाला का काल कहा जाता है। क्यों? तो देखिए, नवपाषाण काल में आविष्कार को लेके हम लोग चलते हैं। नवपाषाण काल में ही खेती की व्यवस्था लाई गई, पहिए का आविष्कार किया गया, आग की खोज के प्रमुख रूप से प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, और यहीं से वो लोग अस्थायी भी हो गए, खाद्य संग्राहक भी हो गए। तो ये एक प्रकार से आविष्कार का युग कहलाता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आज के समय में भी नवपाषाण काल विद्यमान है। तो उम्मीद करते हैं कि बिहार के अंतर्गत जो हम लोग प्रागैतिक इतिहास काल और ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़े हैं वो आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिहार। देखिए, बिहार के आगमन हुआ था आर्यों का, उनको रहने का एक समुचित स्थान कैसे प्राप्त हो गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सतपय ब्राह्मण में ऐसा बात कहा गया है कि सतपय ब्राह्मण में एक राजा हुआ करते थे विधेय माधव, और उनके जो पुत्र थे गौतम सातगुनी और अग्नि, दोनों का पीछा करते करते अर्थात दोनों का पीछा करते हुए जंगल की सफाई करते करते उनको ढूंढते ढूंढते सदानीर गंडक के पास पहुंच गए। अब देखिए, पूरे जंगल का सफाई भी हो गया और नदी के किनारे के क्षेत्र में भी हम लोग पहुंच गए। तो ऐसा कहा जाता है कि जो आर्य आए थे मध्य एशिया से, वे उनको यहाँ पे निवास करने में आसानी से प्राप्त हो गया। अर्थात सतपय ब्राह्मण में ये चर्चा कहा गया है कि आर्यों के आगमन में जो है विधेय माधव का बहुत ही बड़ा भूमिका रहा है। उनके माध्यम से जितने भी जंगल वगैरह थे वो सफाई हो चुके थे, जिसके कारण से यहाँ जो आर्य थे वो आसानी से बस गए। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आप देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, एक है हमारा बौद्धिक साहित्य और एक जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में ही सबसे पहले महाजन शब्द का प्रयोग किया गया। आपको बता दें कि उस समय 16 महाजनपद हुआ करता था, लेकिन बिहार में 3 ही प्रमुख महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें बज्जी, मगध और अंग का क्षेत्र आया करता था। बज्जी वर्तमान में वैशाली का भाग है, जबकि मगध का क्षेत्र वर्तमान में पटना का भाग है, और अंग का बात कर ले तो वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र आता है। तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हम लोग अंगुत्तर निकाय, दृढ़ निकाय, विनय पिटक जैसे साहित्य को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें विशेष बिहार का उल्लेख है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरा है जैन साहित्य। जैन साहित्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक है भगवती सूत्र। इस भगवती सूत्र में जो है ये बताया गया है कि वैशाली के विरुद्ध अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया था। मगध में जो है वैशाली के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया था, ऐसा जैन साहित्य में कहा गया है। तो अब एक चीज प्रमुख देखेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि आपको बताएं कि बहुत से यात्रा वृतांत के दौरान भी मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग आए। साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय की विशेष झलक हम लोग देख लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग देख ले इसी में, तो नालंदा विश्वविद्यालय के में ही फाहियान, मेगास्थनीज वगैरह अध्ययन के लिए आए हुए थे। और एक प्रसिद्ध है कि तिब्बती इतिहासकार त्सांग भी आया करता था, लगभग आया था 7वीं सदी के दौरान। इतना ही पॉइंट है इस टॉपिक से। और हम लोग जब नेक्स्ट पॉइंट जब पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि महाजनपद, तीनों महाजनपद जो है उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे, जिसमें बज्जी का पार्ट होगा, अंग और चंपा। बज्जी जिसको अंग अब होगी ये अंग, और मगध, इसके बारे में विशेष चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। बज्जी वैशाली है, और वैशाली में एक राजकुमार हुआ करता था वैशाली का, और उसमें लगभग 33 राजा हुए थे।
जिसमें 24वें राजा जो थे विशाल, उन्हीं के नाम पर जो वैशाली का क्षेत्र पड़ा है। और अंग का बात कर ले तो उस समय में जो है भागलपुर के राजमहल से लेके क्षेत्र वो आता था अंग के अंतर्गत, जिसे चंपा के नाम से भी जाना जाता है। और मगध का बात कर ले तो मगध में हम लोग महत्वपूर्ण वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वंशों के उद्गम के बारे में देखेंगे किस प्रकार से मगध का उत्कर्ष हुआ, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। हमारा ये एपिसोड फर्स्ट है, प्राचीन बिहार का पहला पार्ट है। इसमें 4 से 5 वीडियोस आएंगे, इसको आपको समझना आसान हो जाएगा। एक सही अप्रोच आपको यदि मिल जाएगा तो एग्जाम को क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। क्योंकि आज के समय में आप रट के पास नहीं हो सकते, तो इसको आपको समझना ही होगा। तो इसको देखिए, 1-2 बार आप कोशिश कीजिए। एक ही बार वीडियो के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं मेरे हिसाब से तो एक ही बार काफ़ी है। लेकिन सभी विद्यार्थी का मस्तिष्क अलग अलग प्रकार के, उनकी सोचने का क्षमता बहुत ही अलग अलग है, जिसके हिसाब से वे सोचते हैं। तो आई होप, आशा करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा। और इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। पसंद आया तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। अभी तक के लिए धन्यवाद।